नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आरती सांगवान। तो कोरोना काल में संजीवनी मिल गई है। जी हां, कोरोना की एक ऐसी दवा जिसको लेकर के सीधे तौर पर दावा किया गया है कि अब कोरोना का खात्मा होगा, क्योंकि ये दवा सीधी वायरस पर अटैक करती है और अटैक भी ऐसा कि वायरस को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। जी हां, कोरोना का बढ़ता आतंक अब अपने खात्मे की तरफ बढ़ रहा है। कोरोना का बढ़ता आंकड़ा और नित नए आ रहे कोरोना के स्ट्रेन चिंताएं बढ़ा रहे हैं। इसी बीच कोरोना के खात्मे के लिए चल रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बावजूद घटते रिकवरी रेट ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ा दिया। लेकिन अब कोरोना के इलाज के लिए भारत में डीआरडीओ की कोरोना रोधी दवा 2DG से उम्मीदें बंधी हैं कि कोरोना से रिकवरी रेट बढ़ेगा, मृत्यु दर घटेगी और कोरोना का खात्मा होगा। कोरोना ने भारत में एक बड़ी आबादी को अपनी चपेट में ले लिया। गिरते रिकवरी रेट और बढ़ती मृत्यु दर ने दहशत और ज्यादा कर दी। लेकिन इस बीच देश में एक आस जगी है। दरअसल डीआरडीओ ने एक ऐसी दवा बनाई है जिसे कोरोना संक्रमण के उपचार में बेहद कारगर माना गया है। दवा ने बीमारी से बचाव की उम्मीद जगाई है। दवा नियामक ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DGCI की ओर से डीआरडीओ की बनाई कोरोना की नई दवा को मंजूरी दे दी गई है। ये शायद हमारी पहली इंडिजिनस रिसर्च के आउटकम के तहत दवा है जो सीधे सीधे कोविड के वायरस के प्रकोप को पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कम करने का पूरा पोटेंशियल रखती है। और जो काम हमारे वैज्ञानिकों ने किया है उसके लिए तो मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। और मैं ये कहूंगा डॉक्टर जी सतीश रेड्डी के, यह सब सारा समाप्त होने के बाद जब भी कभी अवसर मिले तो आपकी देखरेख में जिन साइंटिस्ट का मेजर कंट्रीब्यूशन है इस ड्रग को तैयार करने में, और मैं समझता हूं कि हमारी डॉक्टर के सतीश रेड्डी जिनकी लैब के कोऑपरेशन से काम हुआ है, इनमें जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन है उनको स्वयं मैं अपने हाथों से सम्मानित करना चाहूंगा। रक्षा मंत्रालय का दवा को लेकर कहना है कि 2DG के साथ जिन संक्रमितों का उपचार हुआ उनमें से अधिकांश की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आई। उनमें तेजी से रोग के लक्षणों में कमी देखी गई। दवा पाउडर के रूप में पैकेट में आती है जिसे पानी में घोलकर मरीज को दिया जाता है। परीक्षण में डीआरडीओ की इस दवा के काफी अच्छे परिणाम सामने आए और इसके क्लिनिकल ट्रायल सफल साबित हुए। डीआरडीओ का दावा है कि जिन मरीजों पर इस दवा का ट्रायल किया गया उनमें तेजी से रिकवरी देखी गई। इतना ही नहीं, ऐसे संक्रमितों की ऑक्सीजन पर निर्भरता भी कम हो गई। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के अनुसार ये दवा अस्पताल में भर्ती संक्रमितों को तेजी से ठीक करने के साथ साथ अतिरिक्त ऑक्सीजन की निर्भरता को भी कम करती है। इसकी पुष्टि दवा की तीसरी ट्रायल में की गई, जिसके अच्छे परिणाम आए और उसी के बाद इसके इस्तेमाल को मंजूरी दी गई। वैज्ञानिकों के अनुसार वायरस के विकास के लिए ग्लूकोज का होना जरूरी है। अगर कोरोना वायरस को शरीर में ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो उसकी वृद्धि रुक जाएगी। संक्रमित कोशिकाओं में जमा हो जाने के बाद दवा वायरल संश्लेषण और ऊर्जा उत्पादन कर वायरस को बढ़ने से रोकती है। संक्रमित कोशिका के साथ मिलकर ये एक प्रकार से सुरक्षा दीवार बना देती है, जिससे वायरस उस कोशिका के साथ अन्य हिस्सों में नहीं फैलेगा। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी भी टिश्यू या वायरस के विकास के लिए ग्लूकोज होना जरूरी होता है, लेकिन अगर उसे ग्लूकोज नहीं मिले तो उसके मरने की उम्मीद बढ़ जाती है। इसी की मिमिक करने ग्लूकोज का एनालॉग बनाया गया। इसे विकसित करने वाले विज्ञानियों के अनुसार वायरस कोशिका से चिपके इस दवा को ग्लूकोज समझकर खाने की कोशिश करेगा, लेकिन चूंकि ये ग्लूकोज नहीं है इसलिए इस दवा को खाने से कोरोना वायरस की मौत हो जाएगी, मरीज ठीक होने लगेगा। यही इस दवाई का मूल सिद्धांत है। अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच इस दवा के 3 चरण की क्लिनिकल ट्रायल हो चुकी है। इनके काफी सुखद परिणाम भी सामने आए हैं। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के मुताबिक 2DG कोरोना के हर स्ट्रेन से लड़ने में सक्षम है। इस दवा का मैकेनिज्म वायरस के प्रोटीन के बजाय मानव कोशिकाओं के प्रोटीन में बदलाव कर देता है, जिससे वायरस कोशिका के अंदर पनाह नहीं ले पाता। बाकी की एंटीवायरल दवाएं वायरस के ही प्रोटीन पर वार करती हैं। जब वायरस में म्यूटेशन हो जाता है तो दवाएं काफी हद तक निष्प्रभावी भी हो जाती है। इससे वायरस किसी भी स्ट्रेन का हो वो बेकार है।
कोरोना के आए दिन आ रखे स्ट्रेन को लेकर सबसे राहत की बात यह है कि ये दवा कोरोना को किसी एक स्ट्रेन नहीं बल्कि कोरोना के हर बदले रूप के लिए घातक है। ये दवा वायरस को मारने में कारगर है। ऐसे में कोरोना काल में ये दवा किसी संजीवनी से कम नहीं है। आरती सांगवान, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। कोरोना वायरस के चलते दुनिया भर में जो तबाही मच रही है वो दैवीय आपदा नहीं है। अब इस बात के लिखित सबूत मिल रहे हैं कि चीन 5 साल पहले से ही जेनेटिक वेपन तैयार कर रहा था, यानी कि जैविक हथियार। तो क्या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? वो भी जैविक हथियारों के बलबूते ये युद्ध लड़ा जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। जैविक हमला कोई नई चीज नहीं, दुनिया में ये कई सालों से मौजूद है। वक्त के साथ साथ ये और घातक होते जा रहे हैं। सीरिया में तो जैविक हमला इतनी बार हुआ कि हजारों लोग काल की गाल में समा गए। सबसे पहले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने चीन पर जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया। उसके बाद 1980 में इराक ने ईरान पर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा सीरिया 2013 से लगातार जैविक हथियारों का दंश झेलता रहा है। लेकिन क्या 2020 में भी दुनिया पर कोई जैविक हथियार से हमला हुआ और इसके पीछे चीन का हाथ था? और क्या उस हथियार का नाम कोरोना था? जी हाँ, ऐसी ही कई शक की सुइयां इस समय चीन की ओर इशारा कर रही है। क्या कोरोना वायरस को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए चीन ने सालों तक रणनीति बनाई? ऑस्ट्रेलिया की मीडिया रिपोर्ट कुछ यही दावा कर रही है। दावा किया जा रहा है कि चीन 5 साल पहले यानी कि 2015 से ही कोरोना वायरस पर शोध कर रहा था। चीन कोरोना वायरस को एक जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। द वीकेंड ऑस्ट्रेलिया ने अपने एक लेख में चीन को लेकर ये चौंका देने वाला दावा किया। दरअसल द वीकेंड ऑस्ट्रेलिया ने आरोप चीन के एक रिसर्च पेपर को आधार बनाकर लगाए हैं। इस रिसर्च पेपर में कहा गया है कि चीन 2015 से सार्स वायरस की मदद से जैविक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था। इसमें दावा किया गया है कि तीसरा विश्व युद्ध बड़े बड़े हथियारों से नहीं लड़ा जाएगा। इस युद्ध में जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा जो बड़े बड़े हथियारों से कहीं ज्यादा विनाशक है। वैसे बता दें कि कोरोना वायरस कहां से आया, अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई। हालांकि शुरुआत से चीन के वुहान शहर पर ही उंगली उठती रही। अमेरिका ने कई बार आरोप लगाए कि चीन ने जानबूझकर कोरोना वायरस को पूरी दुनिया में फैलाया। कोरोना वायरस पर चीन के दावों को स्वीकार करने को कोई तैयार नहीं। हर और बस एक ही सवाल है कि जिस चीन में कोरोना वायरस पैदा हुआ वो देश इसके असर से इतना सुरक्षित कैसे रह गया? और क्या ये वाकई तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? दीपशिखा भारद्वाज, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। क्या आपने सोचा है कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत में इन दिनों कोरोना इतना जबरदस्त अटैक आखिर क्यों कर रहा है? क्यों भारत में संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है? तो आपको बता दें कि इसके पीछे की वजह कोरोना का भारतीय वेरिएंट है। जी हां, ये हम नहीं कह रहे, WHO ने इसकी पुष्टि की है कि एक नया वेरिएंट है जो तेजी से भारत में फैल रहा है। रिपोर्ट देखिए। पहले भारत में कोरोना का कोई विदेशी स्ट्रेन आ जाता था तो डर लगता था कि विदेशी स्ट्रेन बेहद खतरनाक है। लेकिन अब कोरोना का भारतीय स्ट्रेन इतना खतरनाक बन चुका है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से इसे लेकर चिंता जाहिर की गई। इतना खतरनाक कि ये पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। इससे संक्रमण का खतरा कहीं ज्यादा बढ़ गया है। यही वजह है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा भयावह बन गई। कोरोना के भारतीय डबल म्यूटेंट को WHO की वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन की ओर से बेहद खतरनाक बताया गया और कहा गया कि ये वेरिएंट पहले के मुकाबले ज्यादा संक्रामक है। What genomic surveillance does is to add more information about the type of virus that is circulating. And as you said, right from the beginning of this pandemic, we've had many countries, including India, sharing the genome sequences with a public database called GISAID so that scientists across the world could see how this virus was changing and evolving. So, while I think that for a large country like India, yes, we need to do more genomic sequencing, we need more labs, we need to do it in a more representative manner so that we can understand what's going on in different parts of the country over a period of time. You can see some
strains going down, other strains rising, and that needs to be done hand in hand with clinical and epidemiological studies. Sequencing alone doesn't give you the full picture. So you just by looking at a sequence. साथ ही भारतीय स्ट्रेन पर WHO की राय है कि ये बेहद खतरनाक है और रीजनल वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलता है। वैक्सीन भी इस वेरिएंट के लिए थोड़ा कम प्रभावी हो सकती है। ओरिजिनल वेरिएंट के रोकथाम में वैक्सीन ज्यादा प्रभावी है, जबकि इस वेरिएंट के लिए वैक्सीन भी उतनी प्रभावी नहीं है। और सबसे खास बात कि भारतीय स्ट्रेन एंटीबॉडीज को भी बेअसर कर सकता है। यानी कि अगर अब आपने कोरोना की वैक्सीन भी लगवाई है, आपके अंदर वायरस के एंटीबॉडीज भी बन चुके हैं, फिर भी ये स्ट्रेन इतना घातक है कि शरीर में बनने वाली एंटीबॉडीज को बेअसर कर सकता है। ऐसे में चिंता ज्यादा बढ़ जाती है और यही चिंता जाहिर की गई है WHO की वैज्ञानिक की ओर से। वैक्सीन दुनिया भर के तमाम वेरिएंट पर कारगर है, लेकिन भारतीय वेरिएंट पर WHO के अनुसार इसे लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है। यानी कि भारत में कोरोना को लेकर स्थिति आने वाले वक्त में और ज्यादा भयावह हो सकती है। लेकिन फिलहाल कोरोना के मामलों में थोड़ी सी कमी आना शुरू हुई है, जिससे उम्मीद ये है कि जल्द हालात सुधरेंगे और फिर से सब कुछ सामान्य होगा। न्यूज डेस्क, शीनम शर्मा, खबरें अभी तक। कोरोना के बाद इन दिनों देश में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ रहा है। जो लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं वो लोग इसके चपेट में आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगर आपको कोरोना हुआ था और अब आप रिकवर हो चुके हैं तो आपको ब्लैक फंगस होगा ही होगा। लोगों में जागरूकता की कमी की वजह से कई लोग ब्लैक फंगस से डरे हुए हैं। सरकार ब्लैक फंगस को लेकर क्या कुछ कहती है, रिपोर्ट में देखिए। कोरोना गया नहीं कि ब्लैक फंगस आ गया। आंख, नाक, जबड़े पर फंगस का हो रहा जबरदस्त अटैक। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको सावधानी बरतनी है। ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस, इससे बचने के लिए आपको क्या क्या करना है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इन दिनों कई तरह की अफवाहें भी फैल रही हैं, लेकिन अफवाहों के इस दौर में आपको समझदारी से काम लेना है। ब्लैक फंगस के शुरुआती लक्षणों की अगर पहचान हो जाए तो इससे बचा जा सकता है। म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों को ब्लैक फंगस के शुरुआती लक्षणों की पहचान कर इससे बचने की सलाह दी है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट में बताया कि जागरूकता और शुरुआती लक्षणों की पहचान कर इसके खतरे से बचा जा सकता है। आइए जानते हैं क्या है म्यूकरमाइकोसिस। म्यूकरमाइकोसिस एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जिसे कोरोना वायरस ट्रिगर करता है। कोविड-19 टास्क फोर्स के एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये उन लोगों में आसानी से फैल जाता है जो पहले से किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं और जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। इन लोगों में इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कम होती है। और चलिए अब आपको ये बताते हैं कि कौन से वो लोग हैं जिनमें ब्लैक फंगस इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ खास कंडीशन में ही कोरोना के मरीजों में म्यूकरमाइकोसिस होता है। अगर आपको लगता है कि कोरोना के मरीज जो रिकवर हुए वो सबसे ज्यादा इसके खतरे के दायरे में आते हैं, तो ऐसा नहीं है। अनियंत्रित डायबिटीज, स्टेरॉइड की वजह से कमजोर इम्यूनिटी वालों को भी इसका खतरा है। लंबे समय तक आईसीयू या फिर अस्पताल में जो मरीज दाखिल रहा हो उसे भी इसका खतरा है। साथ ही किसी अन्य बीमारी से ग्रस्त लोगों को भी इसका खतरा बढ़ जाता है। पोस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले मरीज को भी ब्लैक फंगस का खतरा है। इसके साथ ही कैंसर या वोरिका नाजोल थेरेपी के मामले में खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। आइए अब जानते हैं कि ब्लैक फंगस का अटैक आखिरकार होता कैसे है, क्योंकि अगर आपको ब्लैक फंगस से बचना है तो जाहिर तौर पर आपको इस बात की जानकारी होना भी जरूरी है।
हवा में फैले रोगाणुओं से ब्लैक फंगस होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। रोगाणुओं के संपर्क में आने से फंगल इन्फेक्शन का शिकार कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इसके अलावा मरीज की स्किन पर भी ब्लैक फंगस विकसित हो सकता है, जिससे आपको बचने की जरूरत है। स्किन पर अगर चोट लगी है, रगड़ या जले हुए हिस्सों में भी ब्लैक फंगस दाखिल हो सकता है। कोरोना से रिकवर हुए लोगों पर भी इन दिनों ब्लैक फंगस अटैक कर रहा है। कमजोर इम्यूनिटी वालों को भी ये अपना शिकार बना रहा है। अब आपको बताते हैं म्यूकर माइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस से आप कैसे बच सकते हैं। धूल वाली जगहों पर मास्क पहनकर जाएं। मिट्टी, काई या खाद जैसी चीजों के नजदीक जाते वक्त आपको सावधान रहना है। इस दौरान जूते, ग्लव्स, फुल स्लीव टी शर्ट या ट्राउजर आप पहनें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। डायबिटीज पर कंट्रोल रखें। ड्रग और स्टेरॉइड का कम से कम इस्तेमाल व्यक्ति पर अगर हुआ हो तो उसमें खतरा कम है। ब्लड शुगर पर कंट्रोल रखें। कोविड-19 से रिकवरी के बाद भी ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करते रहें। स्टेरॉइड का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर ही करें। ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान ह्यूमिडिफायर के लिए साफ पानी का ही इस्तेमाल करें। एंटीबायोटिक्स या फिर एंटी फंगल दवाओं का जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करें। अब आपको बताते हैं कि अगर ब्लैक फंगस से बचना है तो क्या चीजें आपको नहीं करनी। सबसे पहले इसके लक्षणों को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। बंद नाक वाले सभी मामलों को बैक्टीरियल साइनसाइटिस समझने की बिल्कुल भूल ना करें। खासतौर पर कोविड-19 से अगर कोई मरीज रिकवर हुआ है, उस मामले में ऐसी गलती ना करें। फंगल एटियोलॉजी का पता लगाने के लिए KOH टेस्ट और माइक्रोस्कोपी की मदद लेने से बिल्कुल ना घबराएं। अगर डॉक्टर्स इसका तुरंत इलाज करने की सलाह देते हैं तो उसे इग्नोर ना करें। रिकवरी के बाद भी इसके बताए लक्षणों को अनदेखा ना करें, क्योंकि कई मामलों में फंगल इन्फेक्शन रिकवरी के 1 सप्ताह या महीने बाद उभरता हुआ देखा गया है। यानी कि कुल मिलाकर अगर आपको ऐसा कोई भी लक्षण है तो घबराएं नहीं, टेस्ट करवाएं, क्योंकि अगर वक्त रहते आप इसका इलाज करवाते हैं तो इसका इलाज संभव है। साथ ही इसे लेकर फैल रही अफवाहों से भी बचें। न्यूज डेस्क, शीनम शर्मा, खबरें अभी तक। आज हम कोरोना काल में जी रहे हैं, कोरोना आपदा को देख रहे हैं, मानसिक तनाव और डर झेल रहे हैं। लेकिन ये महामारी का दौर पहले भी धरती पर दस्तक दे चुका है, तबाही मचा चुका है। कोरोना पेंडेमिक की तरह दुनिया ने झेला है पोलियो पेंडेमिक, और अब विशेषज्ञों को आखिर पोलियो पेंडेमिक क्यों याद आ रहा है। वो दौर एक बार फिर से विशेषज्ञों को याद आ रहा है, और इसके पीछे की वजह है एक रिसर्च रिपोर्ट। देखिए। कोरोना की आपदा से आज दुनिया जूझ रही है। आए दिन कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। बढ़ते कोरोना केसों के आगे दुनिया भर की मेडिकल सुविधाएं घुटने टेक रही हैं। वहीं कोरोना के गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की जरूरत है। ऐसे में वेंटिलेटर की मास प्रोडक्शन हो रही है। बावजूद इसके वेंटिलेटर कम पड़ रहे हैं, और मेडिकल संसाधनों की कमी के आगे अब अमेरिकन मेडिकल विशेषज्ञों को याद आया 1950 का वो दौर जब पोलियो पेंडेमिक आया था। और उस वक्त के वेंटिलेटर यानी कि आयरन लंग्स, लोहे के फेफड़े नाम की एक मशीन ने लाखों जानें बचाई थी। जी हाँ, दुनिया में कहर बनकर पनपने वाला पोलियो आज दुनिया से लगभग खत्म हो गया है। वहीं आज भारत भी पोलियो मुक्त है, लेकिन पोलियो का दंश दुनिया भर में 125 देशों ने झेला है। पोलियो पेंडेमिक एक ऐसी बीमारी जिसने ज्यादातर बच्चों या फिर युवाओं को शिकार बनाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैरों से शुरू होने वाला पोलियो अटैक भी फेफड़ों पर भारी पड़ता था। यानी कि फेफड़ों को पैरालिसिस अटैक हो जाया करता था, लकवा मार जाया करता था, और लोग सांसों के लिए तड़प उठते थे। ठीक वैसे ही जैसे आज कोरोना का कहर फेफड़ों पर टूटता है और लोग सांस सांस को तरस जाते हैं। ऐसे में ऑक्सीजन सिलेंडर या आईसीयू का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब पोलियो का अटैक हुआ तो पूरी दुनिया में पहली बार उद्योगों ने भी मानवता की मदद की, बड़े बड़े मेडिकल सेंटर स्थापित किए गए, पोलियो से मर रहे लोगों को जीवन दान दिया गया। और उसी दौर में एक साइंस इन्वेंशन हुआ,
और ये इन्वेंशन था आयरन लंग्स, यानी लोहे के फेफड़े। दुनिया में 1916 से पोलियो हर साल दस्तक देने लगा। हर साल पोलियो के आंकड़े बढ़ने लगे। अमेरिका जैसे देश में हर साल बच्चों पर इसका अटैक देखने को मिला। 27 फरवरी 1950 को वैक्सीन का सफल परीक्षण किया गया, लेकिन 1950 से 1956 तक पोलियो अपने पीक पर चला गया। हालांकि आज तक ये नहीं कहा जा सकता कि पोलियो का पहला केस इस दुनिया में कब आया था, इसे कब पहली बार पहचाना गया था, लेकिन 1950 के दशक में पोलियो आपदा बनकर आया और हर दिन पूरी दुनिया में 1000 बच्चों को पैरालाइज करने लगा। इस दौरान पूरी दुनिया में लाखों जाने गई, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी बच गए जो मौत के बिल्कुल करीब थे। आज हम आपको ऐसे ही कुछ लोगों से मिलवाते हैं जो कई दशकों से लोहे के ड्रम से दिखने वाले लोहे के फेफड़ों में सांसें ले रहे हैं। ये है मोना रेंडोल्फ, जिनकी उम्र 84 साल है और 1956 में मोना को पोलियो ने जकड़ दिया था। मोना के फेफड़ों पर अटैक हुआ, उसके 50% फेफड़े खराब हो गए। तब से लेकर अब तक वो आयरन लंग्स यानी कि लोहे के फेफड़ों के सहारे जिंदा है। हर दिन 6 से 7 घंटे तक वो इस लोहे की ड्रम नुमा मशीन में बंद रहती है ताकि उसकी सांसें चल सके। 5 दशक से वो यूं ही सांसें ले रही है। वहीं अमेरिका के रहने वाले पॉल भी 50 के दशक में पोलियो से ग्रस्त हुए और फिर कभी उठ ही ना सके। अकेले अमेरिका में 21,000 पोलियो केस 1952 में सामने आए थे। पॉल उन्हीं केसों में से एक है। पॉल को भी आयरन लंग्स में बंद कर दिया गया, लेकिन पॉल मोना की तरह खुशकिस्मत नहीं था। मोना आयरन लंग्स से बाहर आ सकती है, लेकिन पॉल कभी भी आयरन लंग्स से दोबारा बाहर आया ही नहीं। दरअसल आयरन लंग्स यानी कि लोहे के फेफड़ों को 1930 में पहली बार बनाया गया था, लेकिन 1950 में जब पोलियो आपदा आई तो इसका मास प्रोडक्शन किया गया और यही आयरन लंग्स आज का यानी कि आधुनिक वेंटिलेटर है। आज का वेंटिलेटर आयरन लंग्स का विकसित रूप है। आज भी पोलियो महामारी अफगानिस्तान, नाइजीरिया और पाकिस्तान में है, लेकिन राहत की बात है कि हर साल पोलियो वैक्सीन की मदद से भारत और अन्य देशों ने इस महामारी को मात दी थी। लेकिन कोरोना महामारी के इस दौर ने वो दौर याद दिला दिया और अब प्रयास इसी बात का किया जा रहा है कि जिस तरह से वेंटिलेटर्स की कमी आ रही है, क्या इस्तेमाल में फिर से लाए जा सकते हैं आयरन लंग्स। और इसी पर अमेरिकी विशेषज्ञ अब रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि वेंटिलेटर की कमी दुनिया के सामने एक बड़ी परेशानी बनती जा रही है। वहीं पोलियो पेंडेमिक आने के बाद वैक्सीन पर सालों काम चला और वैक्सीन 1952 में पूरी तरह से तैयार हुई और 1955 में इस वैक्सीन की घोषणा कर दी गई। तब से लेकर अब तक हर साल पोलियो वैक्सीनेशन अभियान दुनिया भर में चलाया जाता है। कई देशों के साथ साथ भारत ने भी पोलियो से ये जंग जीत ली है। वही उम्मीद यही की जा रही है कि हारेगा कोरोना और कोरोना से जंग भी जीत ली जाएगी। आरती सांगवान, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। तो कोरोना से जंग में अब भारत के पास एक ऐसी दवा मौजूद है जो कोरोना को हरा सकती है, कोरोना से रिकवर होने में मरीजों को मदद दे सकती है। इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।